जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब फिर से वायरल मॉडल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आपकी बार सामाजिक विज्ञान का है। अगर आप 2022 9 अप्रैल को पेपर देने वाले हो तो ये मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके जरूर जाना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये आप मुझसे लिख कर ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर भाई साहब की सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 70 का पूर्णांक होता है। 15 मिनट आपको इसे पढ़ने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले रहेंगे। तो खंड क में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है भाई साहब कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है विकल्प में है 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी या 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर भाई साहब की 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही रहेगा। कहता है कि भाई गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक जो कौन था, ये भी आपका 1 नंबर का ही रहेगा। आ है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा है कैलाश वासिनी देवी और चौथा है रामास्वामी नायकर। तो इसमें से कौन है जो कि गुलामगिरी के लेखक हैं, तो कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो है ब नंबर ज्योतिबा फुले। आपको याद रखना है। आप कमेंट कर दिया करो, पहले वीडियो पॉज करके देखो कि आपके क्वेश्चन क्या सही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जो आता है भाई साहब यहाँ पर कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो यहाँ पर 1 नंबर का ये भी रहेगा। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया या अहमदाबाद में या बारडोली या खेड़ा, कहाँ पर किया, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब कि जो भारत में जब महात्मा गांधी आए थे पहले अफ्रीका में थे, उसके बाद जब भारत में आया तो पहला जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया वो चलाया था यहाँ पर भाई चंपारण में, आपको याद रखना है, ठीक है। और अहमदाबाद में गांधी जी का साबरमती आश्रम था, ये भी आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 या 21, 22, 23 कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब मैं आपको बता देता हूँ 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये भी 1 नंबर का ही रहेगा। आप देख सकते हो कि भाई निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। है आपका विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में। तो कहां पर आपका ये जो है आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो आप जानते हो, तो आप लोग जानते हो भाई साहब यहाँ पर कि जो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और राज्यसभाओं में पुरुष की मात्रा ज्यादा है, महिलाओं की कम, यानी वहां पर आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा देखते होंगे कि आपके जो ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं वहां पर कभी कभी आता है कि भाई महिला सीट है। अब की बार महिला सीट का मतलब क्या है कि वहां पर केवल महिलाएं ही लड़ सकती, मतलब आरक्षण में है। तो उसका मतलब भाई साहब पंचायती राज सभाओं में, ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो कौन सा विषय शामिल है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, कोई नियम बनाती है, कोई कानून लाती हैं, उसको बोलते हैं और उसमें रखते हैं, तो उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। 3 प्रकार की हमारे संविधान में सूचियां होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और एक होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई पहला शिक्षा, दूसरा पुलिस, तीसरा कृषि, चौथा रक्षा। तो कौन सा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई आपका जो शिक्षा, ये वाला विकल्प राइट हो जाता है। ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। तो आपके पूरे 6 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई साहब अति लघु त्रि प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी आपके कितने नंबर के टोटल रहेंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपको बता दूं जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो ऑटोवन बिस्मार्क की थी। और जर्मन प्रथम सम्राट जर्मनी का कौन घोषित किया गया था। तो विलियम प्रथम ही जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था। तो ये आपको याद रखना, जर्मन राष्ट्र बोलो या जर्मनी बोलो, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में 2 अंक आपको मिल जाएंगे, इसको भी सॉल्व करने में 2 अंक। तो ये आपको याद रखना है। तो आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करवाने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, यदि सत्तारूढ़ दल
दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, दो तर्क दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। देखो आपके जो तार्किक क्वेश्चन है हमेशा बात करने में प्रयोग आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान पूछ जाते हैं, कभी रटने वाले नहीं। आप जैसे ये वाले देखो ना, यदि सत्ता रूढ़ी दल धर्म को शासन का आधार माने तो क्या क्या हानियां होंगी, ये पूछा गया। तो भाई अगर कोई भी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी, बीजेपी हो गई, कोई भी दल है, ठीक है, अपना दल, बहुत सारे जो भी पार्टियां हैं, देखो किसी के फेवर में नहीं रहते हम, ठीक है। तो क्या है देख भाई, अगर कोई भी मान लो एक जाति के लोग वहां पर ज्यादा हो गए तो क्या होगा कि वो अपने जाति को ज्यादा फेवर करेंगे, उससे होगा क्या कि दूसरी जाति का विकास रुके। दूसरी जाति का विकास का मतलब है कि अपने देश का विकास रुक जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अपने देश को भी हानि पहुंचती है इससे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जातिवादिता पर कभी भी मतदान नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करो 2 ठो कोई भी कारण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न आप क्या पाएंगे। तो आपके यहाँ पर भी आपके कितने नंबर क्लियर हो गए, तो भाई साहब 6 नंबर क्लियर हो गए, यानी 2 + 2 + 2, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है लघु उत्तरी प्रश्न में क्या कहता है कि भाई 10वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा, जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे। तो ये 3 नंबर अथवा में भी इसमें दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यही है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, कि 2 शर्तें लिखिए। तो ये आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको दो ये देखो, इसका मतलब है आप किसी एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से 10वां क्वेश्चन अथवा लगा है ना, तो किसी एक को करना होगा। 11वां देखिए क्या कहता है, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां है, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। सिंपल भाई, जाति पर मतदान होने से क्या हानि है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि भाई कोई भी जो नेता होगा वो एक जाति को फेवर करेगा, अपनी जाति को फेवर करेगा। तो इसीलिए जाति पर मतदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जाति, अगर कोई भी नेता है वो जाति वाला बात करता है और उसको आपने वोट दे दिया तो वो केवल उसी जाति, मतलब जिस जाति के हमेशा फेवर करता है उसी जाति के फेवर में रहेगा। वो कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो, मतलब अन्याय होगा, एक प्रकार से न्याय नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी जातियों के प्रति अत्याचार होगा। तो ये हो जाता है। आगे अथवा क्या है कि भाई दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल ये भी सरल है, आप देखते हो, और आपके 3 नंबर फिक्स है। कैसे, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ही रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना है। तो भाई देखो, जैसे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल क्या है, किसी के अंडर में आकर, किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करता। लेकिन दबाव समूह का मतलब है कोई भी दबाव समूह रहेगा वो भाई पूंजीपतियों या किसी बड़े व्यक्ति के आगे, मतलब अंडर में काम करेगा, ठीक है, उसकी कठपुतली बन के रह जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये सारी चीजें आप अपने लॉजिक से क्लियर करो, दिमाग से आप हमेशा देखते हो आस पास पड़ोस। सामाजिक का मतलब क्या है, समाज के प्रति हम क्या सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए तो सामाजिक विज्ञान हो गई। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके कितने नंबर के आएंगे, 2 + 2 + 2, यानी 6 नंबर के आपके आएंगे। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे। तो अरे यार ये बड़ा मोटा लिख जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 प्रश्न आपके आएंगे और टोटल आपके 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, कि क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि मान लो पहले छापा खाना नहीं था, छापे खाने का मतलब है जब बुक वगैरह छपती है उसी को बोलते हैं छापे खाना। तो जब छापा खाना नहीं था तो क्या होता था कि भाई हाथों से बुक को लिखना पड़ता था, तो ज्यादा मात्रा में जो बुक है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती थी, इसलिए ज्यादा व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए जो भी प्रचार प्रसार करना होता था वो बहुत ही सीमित रह जाता था। लेकिन जब से छापे खाने का आविष्कार हुआ, अखबार बंटने लगे, अखबार छपने लगे, बुकों का प्रकाशन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होने लगा, तो कई लोग अपना ज्ञानार्जन करने लगे बुकों से, ठीक है। तो मतलब ज्ञानार्जन बढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अथवा में आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डाली, इनका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो यहाँ पर अगर आपने इतना सॉल्व किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपने अगर इतना सॉल्व किया तो 2 नंबर, और अगर आपने इतना सॉल्व किया 2 नंबर। आपको अलग अलग हेडिंग डालकर हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर 6 नंबर का अगर हो सके तो 6 हेडिंग डाल दो, काफी अच्छी बात है, हर हेडिंग में 1 नंबर एग्जामिनर देते चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है, और एक पेज में कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो नंबर के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब कि अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया। भाई यहाँ का जो कपास थे, कच्चा माल था, वो अपने यहाँ ले जाते थे और वहां से मशीनों द्वारा तैयार करके फिर यहाँ पर भेज देते थे। इससे हुआ क्या कि हमारे देश के जो भी बुनकर थे वो बेरोजगार होते चले गए, उनका धन नष्ट होता चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे भाई, जो सस्ता रहेगा, सिंपल सी बात है, उसी को खरीदा जाएगा ज्यादा, है ना। तो वहाँ का माल सस्ता होता था क्योंकि वहाँ मशीनों से बनकर माल आता था। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं,
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो ये आपको ध्यान रखना, 4 लाभ लोकतांत्रिक, हमारे देश में से लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा का मतलब कि भाई जनता ही सब शासन नहीं करती, लेकिन वो क्या है कि अपने से एक लोग को चुन देते कि हाँ आप हम पर शासन करो, मतलब वो उसके मन से होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई वो ना चाहते हुए भी कोई उसके ऊपर शासन करे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए तो वोटिंग होती है कि भाई अधिकतर जिसकी होगी वही लोग मतलब चुना जाएगा। तो ये हो जाता है, जैसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक का मतलब यही है। तो आप मुझे बताना, नीचे लिख देना जो भी आंसर है, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल, जैसे कोई भी हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, अपना दल है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बहुत है, बीएसपी, तो ये सारी, तो इनके क्या क्या कार्य हैं ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आता है मानचित्रकार, इसमें आपको भी 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, मतलब 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर उसमें, टोटल 6 नंबर। आगे मानचित्रकार आपका आता है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मैं बता दूं, हाँ मुझे याद आ गया, कलकत्ता में हुआ था। कहां पर, कलकत्ता या कोलकाता, कलकत्ता, तो आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आधा नंबर जो मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा भाई, आपको बताने के लिए कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। लेकिन जब आप मैप में भी सही सही दर्शा दोगे तो उसमें भी 1/2 मतलब आधा नंबर मिल जाएगा, टोटल 1 नंबर, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। अगर आप सही सही दर्शाते, वहां पर एक मैप आपको दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं, वहां पर एक मैप दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया जाता तो आप अपने टीचर से मांग लेना, हो सकता है भूल जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो है अमृतसर, आप पढ़े होंगे हमेशा से, ठीक है, अमृतसर। ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर के पास, आप जानते हो। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो मतलब कांग्रेस वाला ही क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो भाई 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ, तो वो हुआ था मद्रास में, ठीक है, कहां पर, मद्रास में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आता है चौथा, कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ, आप मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं खास इसका नाम आता है खेल, ना बताऊंगा पूरा, कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये इसका जो शुरुआत का नाम आता है ला से। अब आप आगे क्या आता है कमेंट करना, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए आपको करना नहीं है, अगर आप दृष्टिबाधित में आते हैं, शामिल हैं, तभी आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बस वही पूछा जाएगा, उसमें बस मानचित्रकार नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो खंड खा में क्या आता है, तो अरे यार ये क्या हो जा रहा, हाँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग खंड खा, ठीक है। तो खंड खा में बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले आएंगे, ये भी आपके 6 नंबर के रहेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं का मतलब अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब क्या, नवीकरणीय का मतलब है कि भाई जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकें, और अनवीकरणीय का मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद उसका उपयोग हम दोबारा कभी ना कर पाए। जैसे एलपीजी गैस हो गई, आपका पेट्रोल, डीजल, ये जीवाश्म ईंधन जितने भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पवन ऊर्जा, इसका हम हमेशा उपयोग करते रहते हैं कि ये छोड़े फिर हमेशा, और पवन चक्की से हम हमेशा एनर्जी बनाते रहते हैं, विद्युत, ठीक है। आगे बा आपका जल आता है। तो जल से भी हम मतलब बांधों में जल एकत्रित कर लेते हैं हर बार बारिश का, तो मतलब हर बार करते रहते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये वन भी हम हमेशा प्रयोग करते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो कौन सी रेशेदार फसल है ये आपको बतानी पड़ेगी, इसमें दिया गया है। विकल्प में देख सकते हो, यार ये क्यों नहीं चल रहा। तो पहला आ में है आपका गन्ना, रबर, चाय, जूट। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका जूट हो जाएगा। आप हमेशा यार जूट मतलब कपास रेशेदार तो होती है ना, ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कहता है, यहाँ पर आप देखो तो आगे कहता है भाई साहब की 17वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आ नंबर में रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, ये वाला होगा, तीसरा वाला, ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व पर। भाई कोई भी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे मतलब सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में मतलब आधार पर वो किया गया, तो वही उद्यमों के स्वामित्व पर। आगे बढ़ते हैं। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया कहाँ पर है आप जानते हो, झारखंड में, ठीक है। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया में कोयले की खदानें हैं, यानी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आप ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट।
चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत के अधिक ऊंचा स्थान है? तो ये आपको बताना है। आ है आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो मैं आपको बता दूं, देखो पाकिस्तान तो कभी हो नहीं सकता ससुरा, मतलब ये हमसे नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो इसको हटाओ, भगाओ। अब हमारे पास 3 विकल्प हुए। बांग्लादेश भी हमारा ही बगल का है, मतलब हमसे गरीब देश है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेपाल भी हमसे नीचे ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। भाई श्रीलंका लगभग टक्कर में आ जाता है। तो मैच हमारे साथ खेलता, हमारा पड़ोसी देश भी है, तो श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब श्रीलंका याद रखना है आपको, ऐसे आप नहीं कर लोगे, ठीक है। आगे अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके फिर वही 2-2 नंबर के 3 आएंगे, 6 नंबर के। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या आएंगे कि भाई प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। आगे 22वां क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, और 22वां में आपका 2 नंबर मिलेगा 1+1। किन्हीं 2 राज्य के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 1 नंबर आपको नाम बताने के लिए मिलेगा, और 1 नंबर कौन सी फसल उगाई जाती है ये बताने के लिए मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार भी आप लिख सकते हो। और फसल कौन सी उगाई जाती है? देखो ज्वालामुखी विस्फोट से मिट्टी बनाई जाती है, बनाई नहीं जाती बल्कि बनी होती है। इसमें मुख्यतः क्या होती है, गन्ना और कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कपास मतलब आपकी जो रुई आती है गद्दे वगैरह में भरने के लिए, वो तो ये है। 23वां क्वेश्चन आपका आता है भाई साहब 2 नंबर का, ये भी रहेगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखे, तो इसको आपको तैयार करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है, आप देख सकते हो यार, मतलब भीग गया, मैं पूरा भीग गया। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर। कितने नंबर? तो 3 नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। 1/2 यानी 2+1 यानी टोटल 3। तो इसमें क्या है, अथवा में दिया होता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो पहला क्या कहते हैं, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखे। तो आपका धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, और आधा नंबर 2 खनिजों का नाम बताने के लिए मिलेगा। तो धात्विक खनिज क्या है कि भाई जिसको हम अधिक मात्रा में निकाल लेते हैं, ऐसे अयस्क जिनको हम अधिक मात्रा में कम खर्चे में निकाल लेते हैं, धातु वाले, उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। लाइक आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये भी धात्विक खनिज है। लोहा भी एक प्रकार का धात्विक खनिज है, ये। अथवा आपका है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रकों के नाम लिखिए या नाम दीजिए, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यार, ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में, आप अपनी बुक में पढ़ लो, मतलब सर्च कर करके आप पढ़ लो, ठीक है, आप गूगल में। आगे 25वां एक बार केवल पढ़ लोगे तो आ जाएगा, बस मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन आते ही हैं। आपको रटना नहीं है, अपनी भाषा में उत्तर बनाने की कोशिश करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं को लेकर। पहली बात तो भाई इनको रोजगार नहीं मिलता ज्यादा। दूसरी बात क्या होता है, हमेशा रोजगार नहीं मिलता। दूसरी बात की भाई इनको जो है कम दामों में इनसे काम करवाया जाता है, मतलब इनको जो रोजगार मतलब इनका सैलरी मिलती है वो कम मिलती है। और अथवा में भी दिया है कि भाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के उद्देश्य लिखे। बस सिंपल मनरेगा समझिए, आपके ग्राम प्रधान वगैरह कराते होंगे मनरेगा। तो मनरेगा के उद्देश्य क्या है कि भाई जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको क्या है कि भाई 240 दिन तक साल में कम से कम रोजगार प्रोवाइड किया जाए। हाँ, पैसा बहुत कम मिलता है, बात अलग है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके 3+3 यानी आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है 12 अंक के टोटल रहेंगे, ठीक है। कितने अंक के? 12 अंक के। इसी तरीके से ऊपर भी 12 अंक के थे, ये भी 12 अंक के। तो यहाँ पर कहता क्या, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो यहाँ पर ये देखो भाई साहब कि आराम से लिख लोगे भाई पर्यावरण प्रदूषण क्या, हमारे पर्यावरण में जब अशुद्धियां आ जाती हैं उसी को बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या प्रकार इसी में लिख सकते हो। उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? भाई धुआं उनसे निकलता है, उनसे बहुत सारे वेस्टेज पदार्थ निकलते हैं। तो जो भी उद्योग हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित तो कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो बहुत सारी, ठीक है। अथवा में क्या कहता है कि निम्नलिखित पर प्रत्येक वर्णन लगभग 40 शब्दों में आपको करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराग राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मार्ग। तो ये आपको मतलब करना है। तो 2+2+2 तीनों का 6 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप इसी वाला को करना, ठीक है, अगर आता है तो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बात है मैं बता दूं कि भाई देखो ये बिल्कुल चुराया पेपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सामाजिक विज्ञान 2020 का पेपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप ये देख लेना चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझ लो, बस विश्वास नहीं कर सकते मेरे ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादा, ये नहीं कि पूरे आ जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे आएंगे, तो आपको सारे तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अरे यार ये 27वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। मान लो ये हमें नहीं आता, ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं क्या, इसमें आपको 6 नंबर का मिलेगा। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। भाई जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर, भाई कोई भी हम सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल में खरीद के लाया तो इस कंपनी का मैं उपभोक्ता हुआ, तो
हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं कि उस कंपनी से हम सवाल कर सकते हैं, उससे रेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा MRP से रेट में देता था हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, या वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाता, नुकसानदायक प्रोडक्ट बनाता है, उससे हम शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आवश्यकता क्या है उपभोक्ता जागरूकता की? तो बिल्कुल आवश्यकता है। इंडिया में बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि जागरूक नहीं है, वो जो भी मिल जाता है मतलब ग्रहण कर रहे हैं बस। तो ऐसे होता है जैसे बिजली वाला भी है, हम उपभोक्ता ही हैं। अभी लाइट जल रही है, इसका उपभोक्ता है विद्युत का हम। तो विद्युत वाले मुझे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो डाल दूंगा तो बोलेंगे वीडियो डाल दिया आपने। तो क्या है कि ये लोग क्या किए कि भाई मुझे एक घर के जलाऊ कनेक्शन का बिल क्या आया, तुम्हारे 4000 रुपए एक महीने का बिल निकाल दिया। अब आप सोचो, ये यूपी विद्युत वाले इतने मतलब सुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं। सांड नहीं, सांड, ठीक है। अब मतलब ऐसे इतने बड़े सांड कि जिनका पेट कभी नहीं भरता। मतलब समझ रहे हो भाई, 200-300 400 बिल आना चाहिए, 4000 निकाल दिए। कहाँ किस हिसाब से पता ही नहीं है। सुधरवाने जा सुधार ही नहीं रहे हैं, क्या कहें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आएगा भाई साहब फिर से 5 नंबर का। फिर वही आपको दर्शाना पड़ेगा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, मतलब आपका, ठीक है। आगे लौह इस्पात उद्योग, ये सारे देख लो, आप पढ़ लो। तो इसने पर प्रश्न है बस, तो इतने आपको दर्शाना पड़ेगा। इसमें भी आपको मैप 2 ठो मिलेंगे आपके सामाजिक विज्ञान में भाई साहब। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना भाई साहब। इतना पसीना में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि देख सकते हो भाई, देख सकते हो पसीना चुहा दूं मैं, देखो कितना पसीना निकल रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पढ़ते रहो, मस्त रहो। मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लाता रहूँगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन भी आप चाहते तो कमेंट करो, मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सामाजिक विज्ञान को जाकर फोड़ देना है, आग मचा देना, आग मचाने है, आग लगा देना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वैसे ये 3-4 बार में वीडियो शूट हुई। एक बार तो मैं माइक नहीं लगाया था, दूसरी बार फिर माइक लगा, मतलब उसमें भूल गया। अरे हटाओ, चलो फाइनल रिजल्ट निकला बहुत है।